हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट की जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए हमने आज हिस्ट्री की जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज़ स्टार्ट की है। और इसमें आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन अवेलेबल होंगे स्क्रीन पे। और इसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स देखने को भी मिलेंगे, जैसा कि अलग अलग जो है सब्जेक्ट हम करवा रहे हैं उसमें भी आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ताकि जो भी पीडीएफ मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं सॉल्व कराऊंगा उसको पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द फाउंडर ऑफ जोकोबिन क्लब इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है जैकोबिन नामक जो है क्लब की स्थापना की गई थी। पूछा जा रहा है इनमें से कौन जो है उस क्लब के संस्थापक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैक्स मिलियन रॉब्सपियर। सेकंड ऑप्शन है जॉर्जेस डेटन। थर्ड ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ये संस्थान की स्थापना हुई थी वो मैक्स मिलियन रॉब्सपियर ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे आप कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इन संस्था के बारे में जो है थोड़ा सा और पढ़ते हैं। जैकोबिन क्लब के संस्थापक का नाम मैक्स मिलियन रॉब्सपियर है। ठीक है, जैकोबिन क्लब को 19 नवंबर 1789 में मैक्स मिलियन रोबेक्स स्प्रे द्वारा निरूपित और स्थापित किया गया था। ठीक है, और यह विभिन्न धर्मों का संयोजन था। इनमें दोनों प्रमुख संसदीय गुट शामिल थे, जो कि 1790 के दशक में शुरुआत में माउंटेन और गैरोडीन हैं। मतलब ये जो संस्थान थी ये विभिन्न धर्मों का जो है इसमें संयोजन था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 19 नवंबर 1789 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु आर द कॉल नवंबर क्रिमिनल्स। मतलब नवंबर के अपराधी की जो है किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है रूसियन को। सेकंड ऑप्शन है यहूदियों को। थर्ड ऑप्शन है यूरोपीय को। फोर्थ ऑप्शन है वाइमर रिपब्लिक को। तो वाइमर रिपब्लिक को जो है नवंबर के अपराधी जो है कहा जाता था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्हें क्यों जो है नवंबर के अपराधी कहा जाता था। तो नवंबर के अपराधी वे थे जिन्हें वीमर गणराज्य का समर्थन किया। मतलब कहने का मतलब यही है, जिन्होंने वीमर नाम का एक गणराज्य था उनका समर्थन किया था, उनको जो है नवंबर के अपराधी कहा जाता है। मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेटिक, क्योंकि इन्हें वायसराय की संधि के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मतलब इसमें कौन कौन आते हैं? समाजवादी आते हैं, कैथोलिक आते हैं और डेमोक्रेटिक आते हैं। और इनको जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वायसराय की संधि के लिए जो है इनको जिम्मेदार माना जाता है। यह वीमर गणराज्य था जिसने मित्र राष्ट्रों के वायसराय की संधि को स्वीकार किया और उस पर हस्ताक्षर किए। तो इसमें आपने अगर पॉलिटिकल पढ़ा होगा कि मित्र राष्ट्र दो ध्रुव में बटा था देश वर्ल्ड, तो उसमें मित्र राष्ट्र थे और एक और था। ठीक है, तो इसमें मित्र राष्ट्र के जो है लोग सम्मिलित थे। नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाले, युद्ध विराम की मध्यस्थता और हस्ताक्षर करने वाले जर्मन राजनेता को नवंबर अपराधी कहा जाता है। याद रखेंगे आप, ये पूरी डिटेल थी कि उन्हें जो है नवंबर के अपराधी क्यों कहा जाता है, किन्हें कहा जाता था, ये भी बताया गया है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संहिता को नेपोलियन हिंसा के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1806 की नागरिक संहिता को। सेकंड ऑप्शन है 1818 की नागरिक संहिता को। थर्ड ऑप्शन है 1804 की नागरिक संहिता को। फोर्थ ऑप्शन है 1815 की नागरिक संहिता को। तो 1804 की नागरिक संहिता जो आई थी
उसको नेपोलियन संहिता के रूप में जाना जाता है। अगर आपने हमारी जो इसकी हिस्ट्री की पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें एक क्वेश्चन था नागरिक संहिता के रूप में, जिसमें पूछा गया था कि नागरिक संहिता को, नेपोलियन जो संहिता है उसको नागरिक संहिता कहते हैं या नहीं कहते, ठीक है। उसके बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। बाकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन जो है संहिता कहा जाता है। इसके अलावा यह मूल रूप से कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को परिभाषित कर रहा था। नागरिक संहिता मतलब ये कौन लेके आया था? नेपोलियन लेके आया था, इसीलिए जो इसे नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है। ये एक तरह से कानून था जिसमें सभी लोगों को जो है समान माना जा रहा था। इसके अलावा जो है ये संपत्ति के अधिकार को भी प्रदान कर रहा था लोगों को। और इस अधिनियम में जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकार जो है प्रदान किए गए, ठीक है। इसके अलावा जो है इसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था वो होती है जिसमें एक बड़े जो है जमींदार के रूप में लगभग होते हैं लोग, जिनके पास काफ़ी मात्रा में ज़मीनें होती है और उनके अंडर जो है कई गांव वगैरह आते हैं, ठीक है। और किसान वगैरह जो है वो उनके अंडर में काम करते हैं। तो वही बताया गया है, इस व्यवस्था को जो है इन्होंने समाप्त किया और किसानों को जो है दासत्व मतलब दास जो बनाया गया था सामंतों ने, उनसे मुक्ति दिलाई। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, शहरों में सहकारी समितियों पर प्रतिबंध हटा दिया था। सहकारी समितियां वो होती हैं जो लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं ग्रामीण स्तर पर, ठीक है। इसमें आपने समझा कि 1804 में जो नागरिक संहिता आई थी, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है लुई 16वें को अप्रत्यक्ष कैदी के रूप में कहाँ रखा गया था? फर्स्ट ऑप्शन है लग्जमबर्ग पैलेस, सेकंड ऑप्शन है शोटा ऑफ चांतली, थर्ड ऑप्शन है पैलेस ऑफ वॉर्सलिस, फोर्थ ऑप्शन है तुइलरीज पैलेस। तो आपको पता होना चाहिए कि लुई 16वें जो था उनको जब कैदी बना लिया गया था तो उनको जो है तुइलरीज पैलेस पे जो है कैदी बनाकर रखा गया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। इसके बारे में और पढ़ते हैं। लगभग 3 साल के बाद बैरिस्टल के भंडार के बाद पेरिस के लोगों ने लुई 16वें को अपना निशाना बनाया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 10 अगस्त 1792 में जो है तुइलरीज पैलेस में अप्रत्यक्ष गिरफ्तारी पर इनको रख दिया। किसे? लुई 16वें को, ठीक है। आगे दिए गए लुई 16वें को एक अप्रत्यक्ष कैदी के रूप में तुइलरीज पैलेस में रहना था। इसके अलावा एक राजा के रूप में उनकी जीवन शैली में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ। असाधारण जीवन बरकरार था, सिवाय इसके कि उसे शिकार पे जाने की जो है अनुमति नहीं थे। अक्सर वो शिकार पे जाया करते थे। कौन? लुई 16वीं। इसके अलावा पेरिस के अखबारों ने ये खबर छापी अपने अखबार में कि राजा का नया शौक क्या है, महल के चारों ओर घूमना है। इस प्रकार से लुई 16वें को एक प्रत्यक्ष कैदी के रूप में रखा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हेन डिड नेपोलियन असेंड टू पावर, मतलब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन कब सत्ता में आया? फर्स्ट ऑप्शन है 1797, सेकंड ऑप्शन है 1799, थर्ड ऑप्शन है 1800, फोर्थ ऑप्शन है 1798 में। तो 1799 में जो है नेपोलियन जो है अपना सत्ता में आ गया था, जब फ्रांसीसी का युद्ध लगभग हो ही रहा था, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है वाणिज्य दूतावास की अवधि 1799 से लेके 1804 तक थी, ठीक है, जिसमें प्रबुद्ध सुधार की जो है बात कही गई थी। इसके अलावा उन्होंने 25 दिसंबर 1799 को संविधान द्वारा नेपोलियन को सर्वोच्च अधिकार देने की तथा सत्ता जो है संभाली थी। उन्होंने कब संभाली थी? 25 दिसंबर 1799 में। इसके अलावा प्रथम
कैसोल के रूप में नेपोलियन ने क्रांतिकारी राजनेता की तुलना में एक पूर्ण शासक के रूप में अधिक व्यवहार किया था। ठीक है, उन्होंने राज्य के प्रति वफादारी, पुरस्कृत क्षमता और एक प्रभावी पदानुक्रमित नौकरशाह बनकर फ्रांस पर शासन करने की मांग की। हालांकि धन निर्धारित स्थिति थी, मतलब धन जो है काफ़ी कम मात्रा में था, उसके बाद भी जो है इन्होंने अच्छे से कार्य किया। आगे है, नेपोलियन को प्रभुत्व निरंकुशों में अंतिम और सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। मतलब वो इस प्रकार का शासक था, उसका प्रभुत्व भी था, इसके अलावा जो है सबसे अच्छा और प्रतिष्ठित शासकों में से वो एक था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसको मजाक में नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। देखिए, मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि किनको जो है नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था और कब कहा गया। तो यहाँ पर पूछा गया है वो 3 पक्ष कौन से थे जिन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन है समाजवादी, कैथोलिक और लोकतंत्रवादी। सेकंड ऑप्शन है यहूदी, जिप्सी और शारीरिक रूप से सक्षम। थर्ड ऑप्शन है समाजवादी, निजीवादी, इसके अलावा लोकतंत्रवादी। फोर्थ ऑप्शन है कट्टरपंथी, उदारवादी और रूढ़िवादी। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, समाजवादी, कैथोलिक और लोकतंत्रवादी को नवंबर के अपराधी या नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। नवंबर क्रिमिनल्स वे थे जिन्होंने वीमर गणराज्य का समर्थन किया था। ठीक है, मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और लोकतंत्रवादी, क्योंकि उन्हें वायसराय की जो संधि के लिए जिम्मेदार माना जाता है, इसीलिए इन्हें नवंबर के क्रिमिनल्स कहा जाता है। इसके अलावा यह वीमर गणराज्य था जिसने मित्र राष्ट्रों के साथ वायसराय की संधि को स्वीकार किया और उस पर हस्ताक्षर किए। नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाले युद्ध विराम की मध्यस्थता और हस्ताक्षर करने वाले जर्मन राजनेता को नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। ये सभी जो है जर्मनी के जो है राजनेता थे और इसीलिए जो है इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए जो है एक संधि हुई थी, उस पर इन्होंने हस्ताक्षर किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा और इसके बारे में दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी कि ये नवंबर क्रिमिनल्स क्या था, कब था, क्यों कहा गया। ठीक है, इसके अलावा जर्मन राजनीति विरोधियों ने उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स करार दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जर्मन सेना के पास लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति थी और आत्मसमर्पण करना एक विश्वासघात या अपराध था। जर्मन के पास जब पूरी पावर थी, उसके बाद भी जो है उन्होंने क्या किया, एक संधि पे हस्ताक्षर करके युद्ध को जो है टालने की कोशिश की और उसके बाद जो है उन्होंने संधि पे हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, इसके बावजूद भी यह ब्रिटिश सेना के युद्ध के मैदान में ज़रूरी नहीं हार गई। मतलब पहले ही जो है उन्होंने कह दिया कि हम जो है युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, हम हार जाएंगे, और उन्होंने जो है एक संधि के तहत युद्ध को रोक दिया। इसके अलावा कई नवंबर क्रिमिनल्स शुरुआती प्रतिनिधित्व थे जिन्होंने 1918 और 1919 की जर्मनी क्रांति का नेतृत्व करने में मदद की। इनमें से कई लोग जो थे उन्होंने जर्मनी की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व भी किया था। इसके अलावा जो है इनमें से कई ने वीमर गणराज्य का नेतृत्व किया, जो आने वाले वर्षों में युद्ध के बाद जर्मन पुनर्निर्माण की नींव के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वीमर गणराज्य और जर्मनी का जो है जर्मनी ने जो है युद्ध में सपोर्ट ना करके संधि करके हस्ताक्षर कर लिया। इस वजह से जो है इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता और डैश के नारे ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है 3 नारे जो है वो प्रचलित हुए थे, जिसके बाद भारत का जब संविधान बना तो उसमें इन 3 चीज़ों को जो है
फ्रांस के संविधान से लिया गया, अपने संविधान में जोड़ा गया। तो पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासेस हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था बंधुत्व जो होता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को जो है फ्रांस के संविधान से हमने लिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को नारे से जो है पूरी दुनिया को प्रेरित किया था इसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। नारा लिबर्टेट एग्लाइट फैटरनाइट में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इस्तेमाल किया गया था और यह ज्ञान का अवशेष है। कई बार पूछताछ के बावजूद यह अंततः तीसरे गणराज्य के दौरान बना था ये नारा। ठीक है, इसके अलावा यह वर्तमान में फ्रांसीसी राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा है जिसे 1958 के संविधान में शामिल किया गया था। बताया गया क्योंकि 1958 में इसे शामिल कर दिया गया था और भारत ने भी इसको जो है अडॉप्ट किया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उपयोग किए जाने वाले कई आदर्श वाक्यों में से एक है। आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना कहाँ से और कौन से संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो है ये 3 चीज़ें जो है फेमस हुई थी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। आपने देखा होगा जो एफिल टावर है वो फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ पे जो है ये बनाया गया था। तो वो जो है किस वर्ष जो है इसका निर्माण किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1889 में, सेकंड ऑप्शन है 1900 में, थर्ड ऑप्शन है 1886 में, फोर्थ ऑप्शन है 1913 में। तो फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण 1889 यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, उसमें जो है ये इसका निर्माण किया गया था, यानी 1889 में एफिल टावर का निर्माण किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं एफिल टावर के बारे में। एफिल टावर पेरिस, फ्रांस में स्थित एक स्मारक है। यह फ्रांसीसी क्रांति के शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए जो है इसको बनाया गया था। टावर का नाम इंजीनियर गुस्ताव एफिल के नाम पर रखा गया है। निर्माण 1887 में शुरू हुआ और 1889 में इसको बनाकर पूरा कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा 1889 में पूरा होने पर एफिल टावर दुनिया की सबसे जो है ऊंची संरचना बन गई थी। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।